फ्रेंड, मैं हूं ब्रिज और आज हम लोग करने वाले हैं एक बहुत इम्पोर्टेंट और महत्वपूर्ण चीज़ को समझने का प्रयास। सुप्रीम कोर्ट ने एक बड़ा फैसला लिया है और इस फैसले के तहत जो SC/ST का रिजर्वेशन था, इसमें कुछ बदलाव देखने को मिलते हैं। तो इसी के ऊपर हम लोग चर्चा करेंगे। बहुत आसानी से मैं समझाने का प्रयास करूंगा आपको, एकदम आसान भाषा में, जिससे कि आप इस पूरे कॉन्सेप्ट को समझ सकें। तो हम लोग इस कहानी को शुरू करते हैं और इस तथ्य को समझने के लिए हमें 2-3 कहानियों का सहारा लेना पड़ेगा, 2004-2006 का, जो हम लोग आगे करेंगे। लेकिन सबसे पहले देख लेते हैं वर्तमान क्या कंडीशन है। वर्तमान में हमारे देश में जो रिजर्वेशन का कैटेगरी है, ये ST, SC, OBC, EWS में बटा हुआ है। ST के लिए 7.5% है, SC के लिए 15%, OBC के लिए 27% और EWS का 10%, मीन्स टोटल 59.5 आता है। EWS के पहले वो 49.5 था। अभी फ्रेंड क्या है, ये जो OBC वाला कैटेगरी है, इसे फिर 2 कैटेगरी में बांटा गया है। एक क्रीमी लेयर वाले और दूसरा नॉन क्रीमी लेयर वाले। इस तरह से 2 पार्ट में OBC को बांटा गया है। मीन्स OBC के अंदर जो सब कैटेगराइजेशन का बात किया जा रहा है, ये पहले से ही है, जो क्रीमी लेयर और नॉन क्रीमी लेयर के आधार पे है। अभी जो समस्या चल रही है वो चल रही है रिसेंट, जो आज हम लोग समझने का कोशिश कर रहे हैं, वो है जब इसी तरह का सब कैटेगराइजेशन का प्रयास किया जाता है SC वाले सेक्टर में। SC/ST में जब सब कैटेगराइजेशन की बात की जाती है तो यहाँ पर दिक्कतें आनी शुरू होती है। मतलब इस बार का जो फैसला है वो ST/SC में सब कैटेगराइजेशन को लेकर के है, यही आज हम लोग समझने वाले हैं। OBC के लिए जो क्रीमी लेयर है फ्रेंड्स, उसमें है कि अगर प्रतिवर्ष 8 लाख या उससे अधिक का आय है तो वो क्रीमी लेयर के अंतर्गत आते हैं। इस आधार पे वहाँ कैटेगराइजेशन किया गया है। SC/ST में कैटेगराइजेशन का प्रावधान नहीं है और इसी को लेकर के ये पूरा का पूरा जो आप मामला देख पा रहे हैं, पूरे देश में जो चर्चा चल रही है वो इसी विषय को लेकर के है। सबसे पहला कन्फ्यूजन तो ये है कुछ लोगों का कि पता नहीं ये जो सब कैटेगराइजेशन हो रहा है तो इससे और ज़्यादा लोगों को आरक्षण दिया जाएगा क्या। तो ये बात बिल्कुल भी नहीं है, ये आप क्लियर हो जाए। आपको याद होगा 2-3 दिन पहले ही सर्वोच्च न्यायालय ने, पहले तो पटना हाई कोर्ट ने जाति के आधार पे जो आरक्षण था उसको ये कह के टाल दिया कि आप 50% से ज़्यादा रिजर्वेशन नहीं दे सकते। इस बात पर सुप्रीम कोर्ट ने भी जब मामला वहाँ गया तो उन्होंने भी इस पर पटना हाई कोर्ट के डिसीजन को एज इट इज़ रखा है अभी, और बाद में बात करने के लिए कहा है। तो ये जो है कि क्या एक्स्ट्रा और दिया जा रहा है, ऐसा बिल्कुल नहीं है। कहानी ये है कि SC और ST के अंदर ये लोग जो सब कैटेगराइजेशन बना रहे हैं, क्या ये बना सकते हैं, इसको लेकर के बातें चल रही है। और इस डिसीजन में न्यायालय ये भी कहता है कि ये करने का अधिकार पूरी तरह से राज्य सरकार के पास है, और यही विषय है जो अभी हम लोगों को समझना है। तो इसको हम लोग स्टार्ट करते हैं। अभी आप बेसिक चीज़ों को लगभग बेसिक चीज़ों को आपने समझ लिया है। अब हम लोग उन चीज़ों को समझते हैं जो इस वर्डिक्ट के बाद शुरू होता है। देखिए फ्रेंड्स, कल 7 मीन्स जिस दिन ये डिसीजन आया है, वीडियो तो बाद में बन रहा है, 7 जजों की एक बेंच तैयार होती है, जिसमें है जस्टिस मनोज मिश्रा जी है, बेला एम त्रिवेदी है, BR गवई है, दैन चंद्रचूड़ जी है, विक्रमनाथ जी है, पंकज मित्तल जी है और सतीश चंद्र शर्मा जी है। ये 7 जज हैं। इन लोगों की एक कमेटी है और वो इस मामले की जांच करती है, और जांच करने के बाद 6:1 के रेशियो से डिसीजन आता है। मीन्स 6 आदमी इस सपोर्ट में वोट करते हैं कि सब कैटेगराइजेशन होना चाहिए। एक आदमी है जो इसके पक्ष में नहीं है। क्यों नहीं है वो भी हम लोग चर्चा करते हैं आगे। अनुच्छेद 341 का हवाला देती है ये जो जस्टिस बेला एम त्रिवेदी जी है, ये आर्टिकल 341 का हवाला देते हुए इस चीज़ से असहमति प्रकट करती है। तो हमारे एग्जाम के लिए 341 बहुत इंपॉर्टेंट आर्टिकल हो जाता है। हम लोग इसको आगे 341 को भी समझने का प्रयास करेंगे। अभी इस बार जो है वो 7
जज है एक बेंच में। इसके पहले 5 जजों की एक बेंच थी और उन्होंने एक डिसीजन सुनाया था। तो ये आप चीज़ एक समझ लीजिएगा कि अगर 5 जज के बेंच ने कोई डिसीजन सुनाया है और उस केस पे दोबारा चर्चा हो रहा है, डिसीजन बदले जाएंगे, ऐसे परिस्थिति में पहले जितने जज थे उससे अधिक जज वाली बेंच ही इसकी सुनवाई करेगी, ये एक याद रखिएगा। हाँ, तो पूरे देश में अभी एक ही लाइन चल रहा है, सुप्रीम कोर्ट ने सहमति दे दी है, राज्य सरकार खुद से अपना कोटा तैयार कर सकते हैं। और यहीं ये आर्टिकल आपको जितने भी न्यूज़पेपर्स है, जितने भी न्यूज़ चैनल है, वहाँ आपको मिलेंगे। हम लोग इंडिया टीवी के आर्टिकल को आपके पास रख रहे हैं कि एक लैंडमार्क रूलिंग आई है थर्सडे को, और इसमें सर्वोच्च न्यायालय ने ये सहमति दी है कि एससी और एसटी में सब क्लासिफिकेशन कर सकती है राज्य को करने के लिए ये कहा है। अब हम लोग एक बार पूरे मामला को समझने का प्रयास करते हैं। 1975 में पंजाब सरकार ने अपने आरक्षित सीटों को 2 श्रेणियों में विभाजित किया था और अनुसूचित जाति के लिए आरक्षण नीति पेश की थी। ये घटना 1975 में शुरू हो रहा है, जब पंजाब सरकार आरक्षित सीटों को 2 श्रेणी में विभाजित करती है। अनुसूचित जाति के लिए उस कैटेगरी को जो अनुसूचित जाति के लिए आरक्षण प्रस्तुत करती है। इसमें एक कैटेगरी में वाल्मीकि हैं और दूसरे में मजहबी सिखों को रखा गया है। मतलब पहला जो कैटेगरी है उसमें वाल्मीकि और मजहबी सिख हैं और दूसरे में एज इट इज जो अनुसूचित जाति वर्ग है वो है। ये नियम 30 साल तक एज इट इज चलते रहा। एक बार फिर से समझ लीजिए, 2 कैटेगरी में अनुसूचित जाति को बांटा इन्होंने। पहला कैटेगरी रहा वाल्मीकि और मजहबी सिखों का, और दूसरा में जो अनुसूचित जाति के लोग थे वो। 30 साल तक ये नियम एज इट इज चलते रहा। 2004 में, मतलब ये नियम तो 2006 तक चलता है, इसके पहले 2004 में एक फैसला लेता है सर्वोच्च न्यायालय। मामला है ईवी चेन्नैया बनाम आंध्र प्रदेश राज्य का। इसमें एक डिसीजन लेते हुए कहा जाता है कि एससी श्रेणी के भीतर सब कैटेगरी की अनुमति नहीं है, क्योंकि ये समानता के अधिकार का उल्लंघन करता है। याद रखिएगा, चेन्नैया फैसला में ये 2004 में कहा गया कि एससी श्रेणी के भीतर जो सब कैटेगरी बना रही है राज्य, इसका उनको अनुमति नहीं है, और इसलिए नहीं है क्योंकि ये समानता के अधिकार का खिलाफ है। एक्चुअली आरक्षण भी लाया गया था समानता देने के लिए। ऐसा नहीं कि फिर वो समानता को आप अपने मतलब किसी भी एक कार्य से आप उसको डिस्टर्ब करें और वो असमानता का कारण बने, ऐसा नहीं होना चाहिए। इसी डिसीजन का हवाला लेते हुए 2006 में पंजाब और हरियाणा हाई कोर्ट ने भी इसका हवाला देते हुए पंजाब में भी ये जो सब कैटेगराइजेशन हुआ था इसको बंद कर दिया। तो ये कहानी आप समझ गए होंगे। पंजाब सबसे पहले 1975 में सब कैटेगराइज्ड करता है अनुसूचित जाति वाले कोटे को। एक कोटे में वाल्मीकि और मजहबी सिखों को रखता है, दूसरे में अनुसूचित जाति के वर्ग के लोग हैं। 2004 में चेन्नैया बनाम आंध्र प्रदेश राज्य का जो डिसीजन आता है, इसमें सर्वोच्च न्यायालय इस अधिकार को खारिज करती है कि स्टेट के पास ऐसा कोई अधिकार नहीं है कि वो सब कैटेगराइजेशन करे, और 2006 में ये पंजाब में भी बंद हो जाता है। कोई अब कैटेगराइजेशन है नहीं, तो पंजाब के यहाँ भी ये जो कैटेगराइजेशन चल रहा था इसको बंद कर दिया जाता है पंजाब और हरियाणा हाई कोर्ट के द्वारा, और जो डिसीजन है उसको कोर्ट किया जाता है ईवी चेन्नैया बनाम आंध्र प्रदेश राज्य मामले में सुप्रीम कोर्ट के 2004 के फैसले के आधार पर। अब आते हैं आज, मतलब इस वर्ष अभी जो हुआ उस स्थिति पे। तब जो बेंच गठित थी वो 5 जजेज की थी, अब 7 जजेज की बेंच गठित हुई, और यहाँ इन्होंने सर्वोच्च न्यायालय ने फिर से एक अनुमति दी है कि आप सेपरेट कोटा बना सकते हैं एससी में भी और एसटी में भी। न्यायालय ये कहती है कि कई लोग हैं जो आरक्षण की फैसिलिटी मिलने के बावजूद भी उसका लाभ नहीं उठा पा रहे हैं, तो उन लोगों को, जो लोग मीन्स इतने दिनों में वे लोग एक वर्ग है जो इसका लाभ उठा के खुद को उन्नत कर लिए, आगे बढ़ गए, और दूसरा वो वर्ग है जिसके ऊपर ध्यान नहीं गया और अभी भी वो पिछड़े रहे।
तो न्यायालय का कहना है कि ये जो आगे बढ़ गए हैं, उन्नत हो गए हैं, अब इनके ऊपर से ध्यान हटा करके फोकस किया जाए और उस वर्ग को ढूंढा जाए जो अभी तक इसके आरक्षण के लाभ को उठाकर अपने आप को अपलिफ्ट नहीं कर पाया है, अपने परिस्थितियों को ठीक नहीं कर पाया है, उन लोगों को आरक्षण दिया जाए। मामला यही है। 6:1 से ये पारित होता है। तो अब ये जो एक है वो क्यों नहीं पारित होता है वो हम लोग देखते हैं। एक जो है वो डिसेंटिंग वर्डिक्ट रहा है। जस्टिस बेला त्रिवेदी कहती हैं कि सब क्लासिफिकेशन को आर्टिकल 341 में कॉन्स्टिट्यूशन में बैन किया गया है। आर्टिकल 341 कह रहा है कि केवल जो प्रेसिडेंट है वो ये अधिकार रखते हैं कि वो एससी और एसटी की सूची जारी करें। तो जस्टिस त्रिवेदी ये आधार पे खुद को इस डिसीजन से अलग रखती है। जस्टिस त्रिवेदी का ये कहना है कि आर्टिकल 341 जो है वो प्रिवेंट करता है पॉलिटिकल फैक्टर्स को, जो भी राजनीतिक फैक्टर्स है वो एससी एसटी लिस्ट में किसी तरह का कोई रोल नहीं अवेल करे। कास्ट्स को इंक्लूड करना या फिर एक्सक्लूड करना मीन्स कास्ट को शामिल करना है या बाहर करना है, ये डिसीजन केवल विधि के जरिए हो, संसद में हो और सब क्लासिफिकेशन नहीं होना चाहिए, ऐसा इनका मानना है। तो ये रहा फ्रेंड्स 6:1 के वर्डिक्ट से फैसला आया और ये फैसला एप्लीकेबल है। ये था वो विषय जो शायद आपको समझने में दिक्कतें आ रही थी। मैंने एक प्रयास किया इसको समझाने का, अगर अच्छा लगा हो तो बताइएगा। आज के लिए इतना ही, मिलते हैं हम लोग फिर ऐसे ही इम्पोर्टेंट वीडियो के साथ। आप करते रहिए प्रिपरेशन और अपने प्रिपरेशन को आप सेलिब्रेट कीजिए। चैनल पे नए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए। हम ऐसे ही इम्पोर्टेंट वीडियो लगातार आप तक लाते रहेंगे। थैंक यू।